हाँ, दो बड़े विषय हैं आज। एक एक बहुत बड़ा स्कैम है जिस पर बहुत ज़रूरी है कि आप संज्ञान लें, और दूसरा जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ खबरें हैं। जैसा कि आपको पता है, अनेक स्कैम जो है वो विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में पिछले कुछ वर्षों में आते रहे। आज एक इतना बड़ा स्कैम है जो कि बहुत कम सुनने को मिलता है। यह है झारखंड का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट स्कैम, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का यह स्कैम है। और एक बार फिर हेमंत सोरेन की जो सरकार है, सीधे सीधे आदिवासी क्षेत्र को बदहाली की ओर ले जाने का और आदिवासियों को विशेष तौर पे जो है लूटने का प्रयास कर रही थी। इसके जरिए 8 सितंबर को पहली बार श्री बाबूलाल मरांडी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था रांची में इस संदर्भ में। उसके उपरांत झारखंड हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था, और परसों अर्थात 13 अक्टूबर को जब झारखंड हाई कोर्ट में इसकी हियरिंग हुई, तो हाई कोर्ट ने विशेष निर्देश दिए हैं राज्य सरकार को कि अगले 4 हफ्ते में हियरिंग से पहले वो अपना उत्तर इस स्कैम के विषय में दे। अब ये स्कैम क्या है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो है एक ऐसा ट्रस्ट है जो विशेष तौर पर मोदी जी के सरकार के आने के उपरांत 2015 में एक विशेष कानून के तहत MMDR अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 2015 मार्च में लागू किया गया था। इसके तहत हर वो डिस्ट्रिक्ट जो माइनिंग डिस्ट्रिक्ट की संज्ञा जिसको पूरे देश में दी जाती है, वहां जो लीज होल्डर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे जो कंपनी जो है जमीन को लीज पर्पसेस के लिए लेती है, किराए पे लेती है, तो अपने अर्निंग्स का 10 से 30% जो रॉयल्टी होता है वो उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जरिए सीधे सीधे जो माइनिंग अफेक्टेड एरियाज है उसके उद्धार में खर्च करने पड़ते हैं। तो जहां 24 डिस्ट्रिक्ट से झारखंड में ज्यादातर जो है वहां पर माइनिंग जो है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं। बोकारो में, धनबाद में, हजारीबाग में, सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में, ये सब में जो है बड़े स्तर पर माइनिंग होते हैं। बल्कि 40% जो मिनरल्स है पूरे देश का वो झारखंड से ही आते हैं। अब ये स्कैम एक ऐसा स्कैम है जो DMFT फंड निर्धारित किया गया था माइनिंग एरियाज के उद्धार में, उसमें बड़े स्तर पर घपले पाए गए हैं। केवल एक डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, बोकारो की बात करते हैं, तो 600 करोड़ रुपए लगभग जो निर्धारित थे 2024-25 और 2025-26 में, उसमें 500 करोड़ रुपए जो है उसका कोई हिसाब नहीं है। और अनेक ऐसे जो है टेंडर, अनेक ऐसे जो है खरीद फरोख्त हुए हैं जिसमें बच्चों के जो बच्चों के स्कूल होते हैं, जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जो खरीदारी होती है, किताबों के मूल्य, ब्लैक बोर्ड्स के मूल्य, ये सब जो है 10-10 गुना इन्फ्लेट किए गए हैं। तो अगर केवल बोकारो की डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मैं बोकारो की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो PAG का रिपोर्ट आया है, ये उस पूरे स्कैम का खुलासा पहले जो है PAG ऑडिट के जरिए हुआ और उसके बाद RTI इंक्वायरी हुई जिसमें इस बात की पुष्टि हुई। तो ये पूरा जो है 631 करोड़ लगभग जो है केवल बोकारो में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एंड 2025-26 के लिए निर्धारित किए गए थे, जिसमें 500 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। और कुछ एग्जाम्पल्स में देता हूं, जैसे जनरेटर जो हैं, अगर 46 पंचायत के लिए जनरेटर खरीदे गए तो पूरा प्रोक्योरमेंट की जो कीमत आती है वो 3.66 करोड़ 3.66 करोड़ आती है, जो कि कॉस्टिंग के लगभग 3 से 4 गुना अधिक है। इसी प्रकार जो गांव के स्कूल होते हैं, वहां एक बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इस नाम की जो एक पेंटिंग्स बहुत प्रचलित है,
इनको मुहैया करने में इसी प्रकार से जो है बड़ी जो है पैसों की जो है हेराफेरी हुई है। 2022 में पहली बार पीएजी ऑडिट के जरिए इस स्कैम का खुलासा हुआ था और आज ये पूरा जो कॉर्पस है, डीएमएफटी कॉर्पस जो है पूरे झारखंड का अगर आप ले ले तो 5,000 करोड़ है। अगर बोकारो में जो हेराफेरी हुई है, ये जस्ट इसको जो अंग्रेजी में एक शब्द है टिप ऑफ द आइसबर्ग कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर आप उसके हिसाब से पूरे झारखंड का अगर एक एस्टिमेट निकाले तो ये स्कैम कम से कम 1500 करोड़ से 2000 करोड़ तक का स्कैम है। और एक बार फिर जो मोडस ऑपरेंडी इसमें बिल्कुल सेम है, इन्फ्लेटेड बिल। तो जब बाबूलाल मरांडी जी ने 8 सितंबर को पहली बार जो है इसका खुलासा किया, उसके उपरांत जो है वहां के एक प्रवक्ता है हमारे झारखंड बीजेपी के अजय शाह ने इसको पुरजोर तरीके से लोकल मीडिया में उठाया। अगर ये विषय राष्ट्रीय पटल पर यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो 3 पार्टियां झारखंड में सरकार चला रही हैं, जेएमएम, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, वो तीनों जो है इंडी अलायंस में भागीदार हैं। पड़ोसी राज्य में भी वो चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस पार्टी को विशेष तौर पर इस पर उत्तर देना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी इस स्कैम के जरिए जो है अपनी राष्ट्रीय स्तर की फंडिंग जुटा रही थी। राहुल गांधी जो 15-15 दिन गायब हो जाते हैं, किसी को अता पता नहीं होता है, ये फंडिंग आखिर कहां से आती है? शायद इस स्कैम में उन सारे प्रश्नों का उत्तर हो। सोमवार को अर्थात 13 अक्टूबर को जब झारखंड हाईकोर्ट में हियरिंग हुई तो झारखंड हाईकोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन है कि 80% जो खर्चे हुए हैं वो पूरी तरह अनअकाउंटेड है, वो खरीदारी हुई नहीं है, बस बिल है, वो पैसे कहां गए इसका कोई हिसाब नहीं है। 4 हफ्ते का समय दिया गया है राज्य सरकार को, पॉइंट बाय पॉइंट राज्य सरकार को जवाब देना है। अब दुख की बात यह है कि यह तीसरा चौथा बड़ा स्कैम है। हमने देखा है किस प्रकार से लैंड स्कैम, 600 करोड़ के लैंड स्कैम में हेमंत सोरेन जो है 4 महीने 5 महीने जेल के अंदर थे पिछले साल। लैंड स्कैम क्या था? डिफेंस लैंड को जो है जबरदस्ती कागज जो है, कागज की हेराफेरी कर उसको हवाला मनी के जरिए जो है वो भूमि को हथियाया गया था। माइनिंग स्कैम जो है उतना ही बड़ा स्कैम है। और डीएमएफटी स्कैम जो है, अगर मामले के तह तक जाते हैं, हमारी मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी हो, अगर मामले की तह तक जाते हैं तो शायद ये हाल फिलहाल पिछले कुछ वर्षों का सबसे बड़ा स्कैम निकलने वाला है और दारोमदार कांग्रेस पार्टी पर है। कांग्रेस पार्टी, तीनों गठबंधन में एक ही जो राष्ट्रीय पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है कि क्या ये फंड से वो अपनी, क्या ये स्कैम से जो है अपने राष्ट्रीय स्तर की फंडिंग कर रही थी। तो ये तो झारखंड का विषय हो गया। अब आपको याद होगा विपक्ष के नेता जो हैं अगस्त के महीने में जब पहली बार हम पर टैरिफ लगाया गया था तो हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़े जोश में आकर कहा था कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। आज लगभग 1.5 महीने बाद अनेक ऐसे प्रमाण हैं, राहुल गांधी को करारा जवाब मिला है। और ऐसे कुछ तथ्य जो हैं मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अगर इसके बाद भी राहुल गांधी ये मानते हैं कि भारत एक डेड इकोनॉमी है तो मेरे ख्याल से उनको इलाज करानी चाहिए अपनी सोच की। कल आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कुछ फ्रेश एस्टिमेट्स रखे हैं भारत के जीडीपी के लिए। और आपको पता है कि पिछले कुछ हफ्ते जो हैं कुछ चुनौतियां रही हैं टैरिफ संबंधित। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की जीडीपी को अपडेट किया गया है। जो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी पहले 6.4% ग्रोथ रेट जिसमें अनुमानित थी, अब 6.6% जो है उसको एस्टिमेट बताया जा रहा है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले 3 हफ्ते में देश ने
सबसे बड़े जीएसटी रिफॉर्म्स देखा है, रैशनलाइजेशन देखा है, जीएसटी बचत उत्सव देखा है, जिसमें हमारे देशवासियों ने यह साबित किया है कि हमारी जो अंदरूनी मार्केट है, जो लोकल डोमेस्टिक मार्केट है, उसकी शक्ति इतनी अधिक है कि कोई भी बड़ी चुनौती का सामना हम डट कर सकते हैं। तो जो अनुमान आईएमएफ ने कल पेश किए हैं, उसमें अन्य देशों के भी अनुमान दिए गए हैं, तो उसमें बाकी इकोनॉमीज की अगर आप तुलना करें तो सारे इकोनॉमीज की तुलना में भारत जो है पांचवा या छठा साल ऐसा होगा जब निरंतर फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी की संज्ञा भारत को प्राप्त होगी। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। कुछ लोग जो मानते हैं कि डेड इकोनॉमी है, वो दरअसल हर उस व्यक्ति का, हर उस सज्जन का, हर उस प्रोफेशनल का अपमान कर रहे हैं जो कि भारत की इस आर्थिक उत्थान में अपनी भूमिका निभा रहा है। कल एक और बड़ी खबर आई है, पिछले 2 दिनों में गूगल जो है अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर भारत में विशाखापट्टनम में स्थापित कर रहा है। यह अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है और केवल पिछले 9 महीनों में 2025 में भारत में $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट केवल बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में आया है। तो ये जो $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, कुल $25 बिलियन का 60% तो यही हो जाता है। तो किस दर से, किस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है, इसका एक प्रमाण है। और भी कुछ प्रमाण जो है पिछले 1 आध हफ्ते में आपको मिले हैं। ये मर्सिडीज बेंज की गाड़ियां जो है इस नवरात्र के दौरान हर 6 मिनट में एक गाड़ी बिकी है। डिमांड जो है इतनी अधिक थी हर वस्तुओं की कि सप्लाई का अभाव हो रहा था। और साथ ही जो आईफोन का एक्सपोर्ट्स दर है वो $10 बिलियन लोकली मैन्युफैक्चर्ड आईफोन का जो है टोटल जो है वैल्यू है वो $10 बिलियन टच कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल से बहुत ही पुख्ता तरीके से हमारे नेता विपक्ष के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करती है। सवाल ये उठता है कि वही नेता विपक्ष जो 15 दिन गायब था नवरात्रि के दौरान, वो शायद देख नहीं पाया होगा कि जीएसटी बचत उत्सव के दौरान किस प्रकार से देशवासी जो हैं पूरे उत्साह के माहौल में, उत्सव के माहौल में खरीदारी कर रहे थे, अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि आज नेता विपक्ष को अपने उस वाक्य के लिए, अपनी उस भद्दी टिप्पणी के लिए कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, माफी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा, जब आप भारत को डेड इकोनॉमी बताते हैं तो आप हर उस परिश्रमी व्यक्ति का अपमान कर रहे होते हैं जो आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग यात्रा में शामिल है। हर उस व्यक्ति का अपमान कर रहे होते हैं जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की यात्रा में शामिल हैं, जो डेटा की दिशा में काम कर रहा है और जो भारत को विकसित भारत बनाने की यात्रा में शामिल है।